हमारे बीच में मौजूद अली जनाब फ़ारूक अहमद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। तकरीबन 20 से 22 सालों से वो लगातार समाजी व सियासी काम करते आ रहे हैं और नांदेड़ को नेशनल मीडिया तक के प्रेजेंट करते हैं, और आज वो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता हैं। मैं दावत देता हूं कि फ़ारूक अहमद साहब आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर अयूब खान साहब, जिन तंजीमों ने किसान बाग इस आंदोलन को अपनी तायीद, अपना समर्थन दिया है, उन तमाम तंजीमों के नुमाइंदा जो यहाँ पे मौजूद हैं। टाइगर ऑटो यूनियन के अहमद भाई बाग वाले हैं, तंजीम इंसाफ से अज़हर भाई हैं, वंचित के हमारे उपाध्यक्ष चिन्नूरकर जी हैं, महासचिव भी हैं, अब्दुल सत्तार साहब भी हैं, पीएफआई से हमारे ज़ुबैर भाई हैं, मेरे अजीज़ साथी असलम भाई यहाँ पर हैं, और हमारे दोस्त जिलानी साहब भी हैं, और जो यहाँ पे निज़ामत की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं वो एडवोकेट बिलाल साहब भी हैं यहाँ पे मौजूद। तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, मुल्क के हालात से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। किसी शायर के अंदाज़ में अगर कहा जाए तो यूँ कहा जाएगा कि तेरी दीवार तेरी छत भी गिरा सकता है, तेरी दीवार तेरी छत भी गिरा सकता है, आ जाए अगर ज़िद पे तो पर्वत भी हिला सकता है। ऐ सियासत तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, इस मुल्क का किसान और मुसलमान तेरी हुकूमत भी हिला सकता है। अपने आप को 56 इंच का सीना कहने वाले नरेंद्र मोदी की इस हुकूमत को इस मुल्क के अंदर अब तक जिन लोगों ने हिलाने का काम किया है, वो सीए इनार से काले कानून के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मुसलमान हो या किसान मुखालिफ, 3 कानूनों के ख़िलाफ़ पिछले 58 दिनों से 3 डिग्री ठंडी के अंदर, सर्दी के अंदर दिल्ली के आतराफ की तमाम बॉर्डर को जाम करके बैठा हुआ इस मुल्क का किसान रहे। इन दोनों ने भी इस हुकूमत को हिलाकर बताया है। यहाँ पर काफ़ी देर से मेरे साथियों ने आपके सामने बहुत अहम और सही जानकारियाँ रखी है। इन्होंने कहा कि हमारे दीनी फ़राइज़ क्या हैं, हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें क्या तालीम देता है, और हमारी जमहूरियती ज़िम्मेदारी क्या है, और हमारा संविधान और दस्तूर हमें किस फ़र्ज़ को निभाने के लिए आमादा करता है। यहाँ पे बात चल रही है कि किसानों के मुखालिफ कानून बनाए गए हैं, वो काले कानून हैं। किसान कहते हैं कि वो कानून किसानों के मुखालिफ है, ख़िलाफ़ है, उनके हक़ में नहीं है। तो पहले ये भी जान लेते हैं क्या वाकई में हुकूमत ने बनाए हुए ये तीनों के तीनों कानून किसानों के हक़ में है या किसानों के ख़िलाफ़ है। आप में से हर वो शख्स जिसके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है वो भले ही किसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन खेती के ताल्लुक़ से उसको इतना इल्म तो ज़रूर है कि जो खेती होती है वो साल में 2 बार उपजाऊ होती है। बारिश के पहले, गर्मा का मौसम ख़त्म होने के बाद किसान अपनी खेती में मशागत करता है, नागरनी वखरनी करता है,
उसमें बीज बोता है और बारिश होने के बाद फसल उगती है और सर्दी का मौसम आने तक वो फसल काटने के काम होती है। फिर वो फसल काटता है और 4 पैसे की आमदनी करता है। मैं आपको ये बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किसान जो उस जमीन का मालिक है, किसान जो उस खेती का मालिक है, अपनी खुद की मालकी की खेती के अंदर फसल को उगाता है। और अगर हुकूमत ने बनाया हुआ ये कानून लागू हो जाएगा तो हुकूमत के कानून के हिसाब से कॉरपोरेट एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट है, सरमायादारी खेती का जो उसूल है, उसके नतीजे क्या होंगे गौर से सुनिए। हमको इस इशू पे लड़ना है कि नहीं लड़ना है वो बात की बात है, हमको इस मामले को समझना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे मान लो कि अहमद भाई है, इनकी 10 एकड़ खेती है और 10 एकड़ खेती में हर साल वो बीज बोते हैं, फसल काटते हैं। अब अगर सरमायादारों के हाथों में खेती चली गई, अभी के कानून के हिसाब से सरमायादार आके उनके जमीन में खेती नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। लेकिन ये कानून पास हो गया तो अडानी अंबानी के जैसे लुटेरे आएंगे और अहमद भाई को बोलेंगे तुम्हारी 10 एकड़ जमीन है ना, बोले है, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, एग्रीमेंट बनाओ। और एग्रीमेंट बनाने के बाद अहमद भाई को बोलेंगे 10 एकड़ जमीन है ना, ये 10 लाख रुपए लो और अपनी खेती की मशागत करो, वखरनी नागरनी पेरनी करो, बीज बो। अब ये 10 लाख रुपए ले लेंगे, नागरनी वखरनी क्या क्या करना है करेंगे, बीज बोएंगे। मिसाल के तौर पे बारिश नहीं हुई, बारिश कम हुई। अब कम बारिश की वजह से पौधे तो उग गए लेकिन उसको दाने नहीं लगे, फसल नहीं आई अच्छी और पूरी खेती जल गई बारिश नहीं होने से। तो जो 10 लाख रुपए अडानी अंबानी जैसे सरमायादारों ने इनको दिए थे, वो 10 लाख रुपये बर्बाद हो गए और ना फसल आई ना 10 लाख रुपए बचे। फिर अडानी अंबानी जैसे सरमायादार आके बोलेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब सर्दियों की बात की, खेती करो और 10 लाख रुपए लो और फसल लगाओ। फिर उन्होंने और 10 लाख रुपए लिए और फसल लगाई और इस मर्तबा या अगले साल ऐसा हुआ कि बारिश हुई, फसल बड़ी भी हुई, दाने भी उगे। अब काटना ही है कि बिजलियां कड़की और गैर मौसम की बेमौसम की बारिश हो गई और पूरी की पूरी फसल पानी में सड़ गई। तो अब इसका मतलब वो फसल बिकेगी नहीं, तो वो 10 लाख भी क्या हो गए, कर्जा आंख पे हो गया। पिछले साल के 10 लाख का कर्जा अब 12-15 लाख हो गया। इस साल के 10 लाख पानी ज्यादा होने से फसल बह गई, सड़ गई, वो 12-15 लाख, ये 10 लाख 25 लाख हो गए। अब अहमद भाई ने सोचा कि अब तंग आ गया मैं, ये खेती मेरे को नहीं करने की है। और अहमद भाई ने इश्तिहार दे दिए, एक एजेंट को, दलाल को लगा के बोल दिए कि भाई ये मेरी खेती बेचने की गिरायक ला ले। तो तब अडानी अंबानी सरमायादार आके खड़े होके बोलेंगे कि ये खेती तुम बेच नहीं सकते हो, अगर आपको खेती बेचनी है तो 25 लाख रुपए वापिस दो, फिर खेती बेचो, नहीं तो अब ये खेती के ऊपर तुम्हारा हक नहीं रहा। अब तुम चलो घर का रास्ता नापो। खेती भी गई, फसल भी गई, कर्जदार भी हो गए, बर्बाद भी हो गए। ये हशर होगा किसानों का अगर ये कानून बन जाता है। तो किसान जो अपनी जमीन को अपनी मां का दर्जा देता है, उसको उसकी मां के दामन से अलग करने का, यतीम करने का काम ये कानून से होता है। इसके आगे जाके और सुनिए दूसरा कानून, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसान की खेती में जितना भी अनाज उगता है उसकी एक गारंटेड कीमत हुकूमत हर साल देती, हर साल देती। अभी गेहूं का क्या रेट है, आप कोई गेहूं लाए थे कि नहीं? गेहूं का क्या रेट है बोलिए, कितना है? 18, 20, 22 चल रहा ना। गेहूं क्या किलो है? 20 रुपए किलो है, ठीक है।
अब मैं आपको बता रहा हूं गारंटी कीमत क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको बोलते हैं, हमी भाव किसको बोलते हैं, गारंटी की कीमत किसको बोलते हैं। सरकार किसानों से कहती है, अब अहमद भाई के खेत में जाएंगे और अहमद भाई को बोलती सरकार कि भाई तुम गेहूं की फसल लगा रहे क्या, बोले हाँ लगा रहा हूं, लेकिन उन्होंने बोलते फसल लगाने के पहले बोलो इस साल मेरे गेहूं को क्या कीमत देंगे। सरकार बोलती कि भाई अहमद भाई अगर तुम्हारे पास गेहूं की जो भी फसल पैदावार होगी सरकार उसका 16 रुपए का रेट निकाल रही है, यानी आपके गेहूं को हम 16 रुपए से कोई नहीं भी खरीदेगा, बाजार में कोई आड़त नहीं खरीदेगा, व्यापारी नहीं भी खरीदेगा, तो सरकार 16 रुपए किलो से आपके गेहूं खरीदने को तैयार है। इसको बोलते हैं गारंटी प्राइस, इसको बोलते हैं हमी भाव, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के वादे की वजह से अहमद भाई ने 30-40 क्विंटल गेहूं पैदावार कर लिए, 40 में कि 10 क्विंटल घर को रख के 30 क्विंटल बेचने को मार्केट में लाए, और व्यापारी आके अगर उनको बोलेंगे 12 रुपए से दो, 14 रुपए से दो, तो अहमद भाई बोलेंगे चल हट, 16 रुपए से तो गवर्नमेंट ही ले रही ना, तो तेरे को 14 से 15 से क्यों दूं। और अहमद भाई बोलेंगे 16 के ऊपर दे रहा क्या, 18 दे रहा क्या, 19 दे रहा क्या, 20 दे रहा क्या, तो बेचता हूं। और अगर व्यापारी ने नहीं भी खरीदा तो अहमद भाई का 30 क्विंटल गेहूं सरकार खरीदेंगी क्या भाव से, 16 रुपए के भाव से। इसको बोलते हैं गारंटी की कीमत। अब सरकार बोल रही कि हम गारंटी की कीमत नहीं देंगे। अब जब गारंटी की कीमत ही नहीं देंगे, सरकार खरीदने ही वाली नहीं है, तो व्यापारी क्या करता, सब्र से काम लेता, फसल आए बराबर क्या बोलता, 10 रुपए से दे रहे क्या, दो नहीं तो जाओ। और पूरे व्यापारी एक हो जाते और बोलते 10 के नीचे लो नको। अब जो भी आ रहा 10 से दे रहा क्या, जिसका घर का कोई पेशेंट दवाखाने में है, जिसकी बेटी की डिलीवरी है या जिसके बेटी की शादी आने वाली है, वो 10 रुपए के भाव में भी अनाज को बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा और आने पौने भाव में अपना गेहूं बेच के निकल जाएगा। उसको जितनी लागत आई उतना भी उसको 4 पैसे नहीं मिलेंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। उसको घर में 14 रुपए से गेहूं गिरा, लेकिन 10 रुपए से गेहूं बेच देना पड़ेगा। इसमें किसान का दूसरा नुकसान है। और तीसरा नुकसान, ये कानून पास हो गया तो गौर से सुनिए, आज आपका ये मोहल्ला बड़ी बड़ी इमारतों से सजा हुआ है, लेकिन आपके ही गलियों के अंदर कम से कम 40% ऐसे लोग रहते हैं जिनको हर महीने में राशन की दुकान से ही राशन खरीदना पड़ता है। और आपके मोहल्ले की नहीं, शहर की नहीं, मुल्क के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जिनको राशन कार्ड पे से राशन खरीदना पड़ता है। और अगर एक बार ये काला कानून पास हो गया और सरकार ने गारंटीड रेट नहीं दिया तो सरकार अनाज खरीदेगी ही नहीं, और सरकार अनाज नहीं खरीदेगी तो व्यापारियों से खरीद के राशन पे बेचेंगी क्या। जो सरकार 16 रुपए से गेहूं खरीद रही है वो सरकारी गोदाम में रखती है और राशन कार्ड के जरिए गरीबों को कम कीमत में देती है। अगर ये काले कानून पास हो गए तो राशन पे मिलने वाला अनाज बंद हो जाएगा, खेती जो किसान है उसकी खेती चली जाएगी, जो खेती कर रहा है उसको कीमत नहीं मिलने से वो बर्बाद हो जाएगा। और सरकार गारंटेड प्राइस पे अगर अनाज नहीं खरीदेगी तो राशन के ऊपर आपको भी राशन नहीं मिलने वाला, हमारे गरीब भाई बहनों के घर नहीं चलेंगे, उनको सरकार राशन नहीं देगी। अब इसके ऊपर से आप अंदाजा लगाइए कि ये काला कानून जिसके खिलाफ किसान लड़ रहा है वो इसलिए लड़ रहा है कि उसको मालूम है वो अगर खामोश बैठ गया तो ये हुकूमत मेरी जमीन छीनने के लिए अडानी अंबानी के जैसे भांडवलदार सरमाएदार डाकुओं को लाकर छोड़ देगी और इस कानून के दम पे वो हमारी जमीनें ले लेंगे। अगर किसी ने जमीन छीन ली तो कोर्ट में नहीं जाना है, उसमें कानून में प्रोविजन है, अदालत में नहीं जाना है, सरकारी दफ्तर में जाके चक्कर मारने के है। अरे सादा राशन कार्ड एक चक्कर में नहीं बनता तो किसान की खेती छीनने के बाद सरकारी अफसर, ये भांडवलदार सरमाएदारों के बिके हुए अफसर, कभी भी किसान की कोई पुश्ताने हाल नहीं रहेगा। इसलिए किसान लड़ रहा है। अब मुझे आपको एक बात बतानी है कि किसान लड़ रहा है, ठीक है,
हम भी लड़ रहे थे ना कल तक। यहां मेरे भाइयों ने कहा आपको कि कल हम लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे आप? सीए के कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, एनआरसी के कानून के खिलाफ लड़ रहे थे। और जब आप सीए एनआरसी के खिलाफ लड़ रहे थे, यहां सभी ने एक बात कही आपको कि जब शाहीन बाग में हमारी बहनें ठंड के अंदर शाहीन बाग सजा के बैठी थी, तब वहां पर जब हुकूमत उनको बदनाम करके उस आंदोलन को कुचलना चाहती थी, तब यही हमारे पंजाब के सिख किसान के जत्थे आए और उन्होंने तहफ्फुज़ में डेरे लगाकर कहा कि अगर शाहीन बाग तक पहुंचना है तो हमारी लाशों पे से जाना होगा। आज उन्हीं सिख भाइयों के ऊपर वक्त आया है, उनकी जमीन छीनी जा रही है। एक बात यहां पे अजहर भाई आप भूल गए, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि जैसे सिख भाई उस वक्त जब ये खाली मुसलमानों का मामला बताया जा रहा था, सिख भाई हमारे साथ आके खड़े रहे, उसी तरह इस महाराष्ट्र के अंदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी ये बात बंबई के दादर को बंद गिराकर कही थी कि खाली मुसलमानों का नहीं, 40% हिंदुओं को भी शहरियत नागरिकता छीनने का कानून है। ये अकेले प्रकाश अंबेडकर साहब ने तब कहा था। आरएसएस की साजिश को कुचलने के लिए तब कोई कायद सामने नहीं आया। मुझे फक्र है मेरे लीडर ने उस वक्त कहा था ये अकेले 15% मुसलमानों की नहीं, ये मुल्क के 40% हिंदुओं के भी खिलाफ सीए का एनआरसी का कानून है। और तब आज से 1 साल पहले 24 जनवरी को इस महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बंद गिराने का काम अगर किसी पार्टी ने किया था तो वो इसी वंचित बहुजन आघाड़ी ने 24 जनवरी को महाराष्ट्र बंद करके दिखाया था। आज जो लोग हमारे साथ खड़े हुए थे, जो हमारी लड़ाई में शरीक हुए थे, आज उनका साथ देने का वक्त है, उनका साथ देने का वक्त है। उनकी लड़ाई में 12 बार सरकार बातचीत करी। किसानों के 58 दिनों में 12 मर्तबा सरकार उनके सामने झुक गई, अदालत उनके सामने नरमी में आ गई। लेकिन मैं याद दिला दूं, आपका तो आंदोलन 2 महीने से भी ज्यादा चला, फिर भी सरकार ने एक बार भी तुम्हारे साथ बातचीत नहीं की थी। तुम्हारे लिए अदालत ने एक बार भी नरम रवैया नहीं दिखाया था। अरे किसानों की तो खाली जमीन छीनी जा रही है और वो लड़ रहे हैं, तुम्हारे से तो तुम्हारी शहरियत छीनी जा रही है, नागरिकता छीनी जा रही है। हम ठंडे खून के कैसे बन सकते हैं? हमारे को तो इस मुल्क से बेदखल करने की साजिश चालू है, हमको तो डिटेंशन सेंटर में सड़ाने की साजिश चालू है। हमारी लड़ाई किसानों के लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई है। और उनका कानून तो भी सरकार 1.5 साल पीछे लेने को आज तैयार हो बोल रही है। आपका कानून में कहा था हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हम 1 इंच भी नहीं हटेंगे। वो कानून बना हुआ है, कानून रद्द नहीं हुआ है। कोरोना के कारण, कोविड के कारण आपके एहतजाज बंद हो गए, सरकार रुकी हुई है, लेकिन सीए का कानून बेदखल नहीं हुआ है, रद्द बातिल नहीं हुआ है। वो कभी भी तलवार लटकती हुई हमारे आंख पे गिर सकती है और कल कभी भी हमको सीए के खिलाफ रास्ते पे उतरना पड़ सकता है। आज वंचित ने क्यों कदम आगे बढ़ाया? ये दिखाने के लिए दुनिया को कि कल हमारी लड़ाई में तुम शरीक थे, आज तुम्हारी लड़ाई में हम शरीक हैं। अरे एक मजलूम की लड़ाई में दूसरा मजलूम तमाशाई नहीं बन सकता। एक मजलूम की लड़ाई में दूसरे मजलूम को साथ में खड़े होना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर 4 तबके मजलूम हैं, याद रखो। पहला तबका है मुसलमान, दूसरा तबका इस मुल्क का पिछड़ा हुआ दलित, तीसरा तबका है औरतें, महिलाएं, चाहे किसी भी मजहब की हो, बलात्कार होते हैं, खून होते हैं, मारे जाते हैं, और चौथा सबसे बड़ा तबका है किसान। आप निकाल लीजिए इन 6 साल में 40, 50, 60, 70, 100, 150 मुसलमान मॉब लिंचिंग में कुचल कुचल कर मार दिए गए। मैं मानता हूं कि सैकड़ों दलित भाई भी कुचल कुचल कर मार दिए गए। मैं मानता हूं कि हजारों औरतों को भी बलात्कार करके, रेप करके मार दिया गया। लेकिन लाखों किसानों को खुदकुशी करनी पड़ी। इसका मतलब ये 4 मजलूम तबकों में सबसे बड़ा मजलूम तबका किसान है, जिन्होंने लाखों की तादाद में खुदकुशियां की हुई है। और मुल्क के किसानों में सबसे ज्यादा खुदकुशी किए वाला किसान हमारे महाराष्ट्र का किसान है, जो आज लड़ने के भी काबिल नहीं रहा, इतना कमजोर बना दिया उसको।
और इस कमजोर किसान के साथ कोई खड़े रह सकता है तो ये मुसलमानों का दीनी फर्ज भी है, दस्तूरी फर्ज भी है, क्योंकि तारीख गवाह है। अरे जब इस मुल्क के ऊपर अंग्रेज कब्जा करने आए तो उसके खिलाफ उठने वाली सबसे पहली तलवार शहीद टीपू सुल्तान एक मुसलमान की थी। जब अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए जंग लड़ी गई, तमाम राजा महाराजा नवाब एक जगह आए, तब उसकी सिपह सालारी जिसको दी गई वो बहादुर शाह जफर भी एक मुसलमान ही था। अरे जिनको हम शहीद भगत सिंह कहते हैं, उनके साथ भी ताकत से खड़ा हुआ शहीद अशफाकुल्लाह खान एक मुसलमान ही था। जब जब इस मुल्क के ऊपर मुसीबत आई तब मुसलमानों ने ही इस मुल्क की हिफाजत के लिए पहल की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी कौम के लिए नहीं, कौम मजलूम है लेकिन अब तुमने कौम के लिए लड़ाई लड़ी नहीं। 70 साल में जो फिरका परस्तों को तुम डरते हो, जिन भाजपा आरएसएस को डरते हो, वो 2 खासदार से 325 खासदार चुपिच नहीं हुई थी। अपन गलती करे कहीं तो भी अपन ने नजरअंदाज करे, लेकिन अब तो कौम नहीं, मैं तो कह रहा हूं कौम को बचाने का वक्त भी चला गया। आज अगर आप रास्तों पे नहीं उतरे, आज आप एहतजाज आंदोलन में नहीं आए तो ये मुल्क भी छीना जाएगा, ये मुल्क की जमहूरियत संविधान छीन लिया जाएगा। तो आपको इस मुल्क को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, मुल्क को बचाने के लिए पहल करनी पड़ेगी और झुकी हुई नजरों से नहीं तो गर्दन उठाकर आपको ये जंग लड़नी पड़ेगी। गर्दन उठाकर दस्तूरी दायरे में रहकर ये एहतजाज की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुक के चलने की आदत। अरे दोस्तों, उनके सरों पे कभी ताज नहीं होते, उनके सरों पे कभी ताज नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि 27 जनवरी को शाहीन बाग की तर्ज पर वंचित के मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के ये तमाम तंजीमों ने एकजुट होकर 27 जनवरी को कलेक्टर ऑफिस पर एक दिन का किसान बाग सजाया है। जैसे शाहीन बाग में शिरकत किए थे ना, वैसे एक दिन का वक्त आपको अपने उस मजलूम किसान भाइयों के हक के लिए देना है और कलेक्टर ऑफिस के दफ्तर के सामने खामोशी के साथ अपना मुजाहरा करके ये दिखाना है इस मुल्क को कि किसी भी मजलूम पे जुल्म होगा तो कोई आए ना आए, सबसे पहले मुसलमान सामने आएगा। ये संदेश हमको इस नांदेड़ की सरजमीन से देना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीर पुरान ये बहादुर लोगों की बस्ती है, इस बस्ती का नौजवान, बुजुर्ग और मेरी माँ बहनें बड़ी तादाद में उस एहतजाज में शिरकत करेंगी। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जय भीम, जय मीम।